अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर 9 को स्टडी कर रहे हैं, तो इस सिलसिले का ये सेकंड पार्ट और लेक्चर नंबर ओवरऑल लेक्चर नंबर 6 है। हम वेरिएबल को डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स का क्या मतलब है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ साथ अगर उसको शुरू में कोई वैल्यू भी दे दें तो इसको आप इनिशियलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर इस तरह करें कि सपोज करें कि एक इंटीजर वेरिएबल एक्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको डिक्लेयर करने के साथ ही हम उसमें कोई इनिशियल वैल्यू भी स्टोर कर दें, सपोज करें 10, तो ये वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होगी। सिंपल इसका कंसेप्ट है कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जब कोई इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब इनिशियलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है इनिशियलाइजेशन, तो उसकी भी एक वजह है। वजह उसकी ये है कि होता ही है आमतौर पे कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर बैकग्राउंड में क्या करता है भी, वो रैम के अंदर उस वेरिएबल के लिए एक लोकेशन रिजर्व करता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेरिएबल के टॉपिक में बताया था। तो सम टाइम ये होता है भी उस जगह के ऊपर डेटा ऑलरेडी कुछ पड़ा होता है पहले से, तो वो डेटा हमारे किसी काम का नहीं होता, बल्कि उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है कि मे बी वो हमारे रिजल्ट्स को डिस्टर्ब करे। ज़ाहिर है कि एक वेरिएबल के अंदर अगर पहले से कुछ पड़ा होगा तो उसमें अगर हम बाद में प्लस माइनस करवाएंगे, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करवाएंगे, तो वो जो उसमें पहले से पड़ी हुई वैल्यू है जिसका हमें पता भी नहीं है भाई वो क्या वैल्यू है, तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। इस वजह से आप क्या करते हैं कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो वेरिएबल को इनिशियलाइज आमतौर पे न्यूमेरिक वेरिएबल्स को 0 से इनिशियलाइज किया जाता है। जैसे कि हम इस तरह लिख सकते हैं कि फ्लोट, फॉर एग्जांपल फ्लोट प्राइस इक्वल टू 0। तो आमतौर पे एक वेरिएबल के ऊपर एक ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कराया जा सकता है। अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराना चाहेंगे तो वो फिर एक से ज़्यादा लाइनों पे लिखेंगे, या फिर इसका एक और तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह लिख सकते हैं कि इंट सपोज करेंगे x इज़ इक्वल टू 0, आगे फिर आप सेमी कॉलन लगा दें और दोबारा फिर आप लिख दें भाई इंट y इज़ इक्वल टू 0। तो ये लाजमी नहीं है कि ये एक ही डेटा टाइप हो ये एक से ज़्यादा डेटा टाइप भी हो सकती है, लेकिन इसमें आप देखें कि मैंने सेमी कॉलन को यूज़ किया। तो ये बात आप याद रखें भाई, सी लैंग्वेज के अंदर सेमी कॉलन एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तो इसका मतलब ये होता है भाई एक जिधर भी सेमी कॉलन आ जाता है वहाँ पे एक स्टेटमेंट एंड हो जाती है। तो जब स्टेटमेंट एंड हो जाती है तो इट मीन्स कि ये बेशक एक लाइन पे हमने लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये दो ही स्टेटमेंट होंगी बिकॉज ऑफ दिस सेमी कॉलन। तो फिर एक और तरीका भी है, एक ही लाइन के ऊपर भी आप सेम डेटा टाइप के एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इनिशियलाइज करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह आप लिख सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, इंटीजर x और y हैं, दो वेरिएबल्स हैं। इसी तरह हमारे पास
चलें फ़िलहाल हम इन दो को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं कि बजाय आप एक अलग से लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, तो आप इस y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या बोलते हैं? वैसे इसको एक चीज़ का एक ख़ास नाम है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक लाइन में इस तरह इनिशियलाइज कराया जा सकता है। तो ये यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ तरीके आपसे डिस्कस किए। इनिशियलाइजेशन को इनिशियलाइज कराना बेहतर है, और ख़ास तौर पे वो जो डेटा अगर कोई पहले से पड़ा हो तो उस केस में किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो वैसे जो पहले से पड़ा हुआ इस तरह डेटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको एक ख़ास नाम भी हम देते हैं, उसको हम कहते हैं कि गार्बेज डेटा। गार्बेज डेटा कौन सा होता है कि जो किसी भी मेमोरी लोकेशन पे ऑलरेडी मौजूद हो, जहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। तो गार्बेज डेटा को क्लियर करने के लिए हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल्स को। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है कि हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन ऑफ ए वेरिएबल में फ़र्क कैसे करते हैं। तो असल में बात यह है भी, जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि इंटीजर सपोज करें x, तो इसमें हम जस्ट ये इंडिकेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं भाई ये एक फलां वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल x, और उसकी ये डेटा टाइप है। बस ये इंडिकेट हम। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ये होती है भाई, जब कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाकायदा एक डिक्लेयर किए गए वेरिएबल रैम के अंदर एक फिक्स कर दे जगह भी, तो उसको फिर आप डेफिनेशन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर that this type of variable we are using in the program। जस्ट आप बता रहे होते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन represent a real location specified for a declared variable। एक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल है, तो उसके लिए वाकई जब हम एक जगह एक स्पेस रिजर्व कर रहे होते हैं मेमोरी के अंदर, तो उस चीज़ को डेफिनेशन कहते हैं। अब सी लैंग्वेज के अंदर ये होता है भी, जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में हो जाती है। तो इसमें कोई वेरिएबल की डेफिनेशन हमें अलग से नहीं करनी पड़ती। तो वैसे थ्योरेटिकली टर्म्स के अंदर फ़र्क है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं भी, वेरिएबल का नाम वैसे तो हम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल नेम देने के भी कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं कि इसमें सबसे पहले तो ये है कि वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर।
यानी वेरिएबल के नाम के अंदर लेटर्स ABC A to Z हो सकते हैं, इसी तरह डिजिट्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है। लेकिन देखें कैरेक्टर का जिक्र नहीं किया गया, यानी इसका मतलब क्या है कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, यानी ग्रेटर देन, लेस देन, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह, ये एक वेरिएबल के नाम का हिस्सा नहीं हो सकते। फिर इसी तरह सेकंड रूल आप देखें तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल अल्फाबेटिक कैरेक्टर और एन अंडरस्कोर। तो बेशक डिजिट हो सकते हैं एक वेरिएबल के नाम के अंदर, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो लाजमी तौर पे या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट रूल जो है वो इसी से रिलेटेड है कि फर्स्ट जो करेक्टर है वो डिजिट नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट रूल में आप देखें कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ब्लैंक स्पेसेस बिल्कुल अलाउड नहीं है वेरिएबल के नाम के अंदर। जैसे हम लिखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, तो हम इस तरह नहीं लिख सकते भाई डेट आगे स्पेस दे दें, फिर ऑफ लिख दें, फिर स्पेस दे दें, फिर बर्थ लिख दें। हमें इकट्ठे तो या उसको शॉर्ट फॉर्म में फिर हम लिख देंगे कि DOB हम लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट रूल में आप देखें कि स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हैश, कैरेट कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम। तो ये जो सिंबल्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, ये पहले हैश है, उसके बाद ये कैरेट साइन है, तो ये यूज़ नहीं किए जा सकते वेरिएबल नेम के अंदर। तो इसी तरह फिर आप देखें रिजर्व यूज्ड एज वेरिएबल्स हैं वेरिएबल नेम। सी के अपने जो वर्ड्स हैं, जो रिजर्व वर्ड्स हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, तो उनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। फिर मैक्सिमम लेंथ भी होती है एक वेरिएबल नेम की, तो ये आमतौर पे 31 कैरेक्टर इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है। तो अगर आप इससे ज़्यादा लेंथी वेरिएबल देंगे, तो वेरिएबल का नाम देंगे, तो वो बाकी कैरेक्टर्स जो हैं वो इग्नोर हो जाएंगे, कंपाइलर उनको इग्नोर कर देगा, फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को यूज़ करेगा। वैसे तो आमतौर पे इतना लेंथी वेरिएबल नेम हम देते ही नहीं है। नेक्स्ट रूल आप देखें कि वेरिएबल नेम डिक्लेयर्ड फॉर वन डेटा टाइप कैन नॉट बी यूज्ड टू डिक्लेयर अनदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप के लिए जो वेरिएबल हमने यूज़ कर लिया है, मिसाल तौर पे एक इंटीजर वेरिएबल x है, तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि पहले तो आप इंटीजर x लिख दें एक लाइन पे, तो कुछ लाइंस के बाद आप लिख दें कि फ्लोट x। मतलब एक ही वेरिएबल को के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर लास्ट में ये एक दो बातें आपको बताई जा रही हैं कि C जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये मैंने अपने पिछले किसी लेक्चर में भी ये बात आपको बताई थी कि C केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि स्मॉल लेटर में अगर आप कुछ लिखेंगे, कोई नाम देंगे, तो उसका एक डिफरेंट मतलब होगा, एक डिफरेंट वेरिएबल होगा। कैपिटल लेटर्स में वही वर्ड लिख देंगे तो वो एक डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट होगा। जैसे यहाँ पे ये आपको एग्जांपल दे रहा है भाई PAY पे है, तो PAY पे का P कैपिटल और आगे फिर PAY स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स। इंग्लिश में आपको सेम वर्ड्स ही लग रहे हैं, लेकिन ये वेरिएबल के रूल्स के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट होंगे। तो इन रूल्स को माइंड में रखते हुए यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स की एग्जांपल देता हूँ आपको। वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स के एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सपोज करें प्राइस ऑफ आइटम है, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि इसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स हैं और इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है और कोई स्पेस नहीं है। इसी तरह इसको हम ऐसे करते हैं कि ये एग्जांपल नंबर 1 आप कर लेते हैं। तो सेकंड सपोज करें कि यहाँ पे 2xy लिखा हुआ, तो ये इनवैलिड होगा
इनवैलिड किस वजह से होगा कि बिकॉज ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट, पहला जो कैरेक्टर है वो एक डिजिट और 2 डिजिट है, तो इस वजह से ये इनवैलिड होगा। इसी तरह यहाँ पे हम अगर लिखते हैं कि डेट ऑफ एडमिशन होगा बिकॉज स्पेशल कैरेक्टर स्पेस इज यूज्ड। करेक्ट वर्ड्स के दरमियान क्योंकि स्पेस यूज की जा रही है तो इस वजह से ये इनवैलिड होगा। स्पेस वैसे भी इनवैलिड है और स्पेस एक बाकायदा स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे भी यूज होता है, तो इस वजह से ये हर लिहाज से इनवैलिड है। तो इसी तरह हम यहाँ पे अगर एक और लिखते हैं वेरिएबल, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं वैल्यू एट द रेट ऑफ रुपीज़, तो ये भी इनवैलिड होगा। इनवैलिड क्यों होगा? बिकॉज ऑफ स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट। तो इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं आपके इस टॉपिक के अंदर। आप बुक में अगर देखें तो वहाँ पे काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी गई हैं वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आमतौर पे आपके एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि वैलिड या कोई इनवैलिड वेरिएबल नेम दिया होता है या वैलिड दिया होता है, तो आपसे पूछा जाता है भी ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये आपको रूल्स अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। और इसके अलावा भी जो है ना, कोई भी प्रोग्राम लिखते हुए जब आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करेंगे तो उसमें सिंटैक्स एरर आ जाएगा। सिंटैक्स एरर आपको पता है कि जो प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट को लिखने के दौरान जो उसके तरीक़ाकार में एरर होता है तो उसको आप सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि सिंटैक्स एरर्स आएंगे। तो इसके साथ ही लेक्चर 6 को मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। तो वेरिएबल का टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे।